नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो जब से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति जो सिंधुदुर्ग में गिर गई थी और उसके गिरने के बाद काफी राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने उस मूर्ति के चलते जो भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर करने की कोशिश किया कि इतने पैसे खर्च हो गए और अभी 9 महीने पहले जिस मूर्ति को अनवेल किया गया था वो मूर्ति 9 महीने के अंदर कैसे गिर गई। इसको लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने विरोध प्रदर्शन किया और अब बीजेपी उल्टा ये कह रही है कि इसको लेकर विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है और इसी राजनीति के क्रम में कभी बीजेपी कुछ कहती है और फिर दूसरी तरफ से कुछ और बयान आता है। इस समय शिवाजी को लेकर क्यों इतनी राजनीति गरमाई हुई है और क्या क्या नए नए बयान रोज आ रहे हैं, कभी वो नारायण राणे के, कभी देवेंद्र फडणवीस के, कभी वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को ब्लेम करने लगते हैं और उसी के क्रम में लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहला सवाल यही है कि इस समय शिवाजी को लेकर इतनी ज्यादा राजनीति क्यों गर्म हो गई है? क्या इस बार का जो चुनाव है वो शिवाजी के सहारे ही जीतना है? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो सिर्फ जैसा आप कहते हो शिवाजी कोई ऐसा सिर्फ राजा नहीं है। शिवाजी हमारा महाराष्ट्र में उनको देवता की तरह पूजा जाता है। जिसने महाराष्ट्र को बनाया, ये महाराष्ट्र शिवाजी के नाम से पहचाना जाता है। और छत्रपति महाराष्ट्र में जो भी हुआ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरणा और उनके नाम से हुआ है। ये राज्य ही उनके नाम से चलता है। ये राज्य जो है उनके नाम से चलता है। यहाँ कोई भी बड़ा आंदोलन हो, कोई बड़ा मोमेंट हो, छत्रपति शिवाजी के नाम लिए बिना शुरुआत नहीं होती। आप मंत्रालय में जाइए, सबसे पहले आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर दिखेगी। आप गेटवे ऑफ इंडिया पर जाइए, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्टैचू लगेगा। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज है और कुछ नहीं थी। इसलिए तो महाराष्ट्र को इतिहास है। हम बोलते हैं हमको इतिहास है। इतिहास इसलिए है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। हमारी हमेशा किसी भी पार्टी की हो, जय शिवाजी जय भवानी, ये तो परंपरागत हमारी एक गर्जना रही है। अगर कोई शिवाजी महाराज का अपमान करता है तो यहाँ के लोग, चाहे किसी भी जात के हो, धर्म के हो, चाहे मुसलमान हो, ये सहन नहीं करते। यहाँ महाराष्ट्र में खास करके आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिशों ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ये महत्व दिया था। बहुत से बड़े बड़े स्टैचू जो है वो अंग्रेजों ने बनाए थे। यहाँ उस 1932 1931 से कोल्हापुर हो या और जगह पे ब्रिटिशों ने बनाया है। तो ऐसा एक राजा हो गया यहाँ, जिस राजा से महाराष्ट्र पहचाना जाता है, उसका अगर कोई अपमान करे तो हम सहन नहीं कर सकते। पंडित नेहरू ने कुछ किताबें लिखा। उस वक्त पंडित नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कुछ टिप्पणी की महाराज के बारे में। तो पंडित नेहरू को मुंबई में राज्य में आना मुश्किल हो गया, माफी मांगनी पड़ी। मोरारजी देसाई ने कुछ बोला था शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनको भी आखिर माफी मांगनी पड़ी। सड़क पर उतरा था महाराष्ट्र। ऐसे में अगर एक स्टैचू बनाया है, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए हुए किले के ऊपर, सिंधुदुर्ग में, समुद्र में है वो किला, वो 7 महीने में स्टैचू कैसा गिर सकता है? तो उसमें भ्रष्टाचार है, करप्शन है, करोड़ों रुपए का करप्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, अनवेल करते हैं चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, वोटों के लिए, और 5-6 महीने में वो पुतला गिर जाता है। तो उसमें बवाल तो होगा ना, लोग चुप बैठेंगे क्या? लेकिन संजय जी, जो बात नहीं समझ में आती कि ये सारा विवाद शिवाजी की मूर्ति के गिरने के बाद उठा कि भाई किस तरीके की मूर्ति बनाई गई थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, मूर्ति गिर गई, उससे एक अपमान किस तरह से बीजेपी ने किया कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अब नारायण राणे जैसा व्यक्ति जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुका है, वो ये कहता है शिवाजी लुटेरे थे, उन्होंने सूरत को लूट लिया। अब ये इस तरीके की बातें, अगर इस तरीके का कोई बयान देगा
तो फिर क्या महाराष्ट्र की जनता ऐसे व्यक्तियों को क्या कभी माफ करेगी या फिर ऐसे सूरत, किसी पार्टी को माफ करेगी? देखिए महाराज ने सूरत लूटा, ये तो इतिहास का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक पन्ना है कि महाराज ने सूरत क्यों लूटा है। एक राज्य बनाने के लिए सूरत को लूट लिया था, इसलिए कि वहां मुगलों का राज चलता था, वहां ब्रिटिशों के बिजनेस चलते थे, और उस पैसे से वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज था उनको चैलेंज करते थे। तो कोई भी राजा होता है आज भी, अगर कोई, अभी अमेरिका इराक पर क्यों हमला करता है, पुतिन यूक्रेन पर क्यों हमला करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर क्यों हमला करता है, वो उस वक्त की राजनीति थी। हमने सूरत लूटा है शिवाजी महाराज ने, उसके पीछे एक रणनीति थी, एक राजनीति थी। लेकिन जब नारायण राणे इस बात को कहते हैं, फिर उसकी सफाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस, ये जो राजनीति है ये शिवाजी को ही लेकर आपके हिसाब से बीजेपी किस महाराष्ट्र में जो भी हुआ है वो सब कुछ छत्रपति शिवाजी नाम से ही हुआ है राजनीति। बाकी इस राज्य में शिवाजी से ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी, उनका इतिहास, उनके किले, उनकी प्रेरणा, उनका विचार, हमारी शिवसेना उनके नाम से बने हैं ना। इतनी बड़ी पार्टी है बाबा साहब ठाकरे ने बनाई हमारी, और 60 साल से चल रही है, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ही बनी है। लेकिन संजय जी, अभी जो इनका बयान आया है, एकनाथ शिंदे का मैं बयान देख रही थी कि वो उद्धव ठाकरे के लिए कह रहे हैं कि भाई वो पूरी राजनीति वो तो शिवाजी के नाम पर करते हैं, लेकिन जो उनका काम है वो औरंगजेब और अफजल खान जैसा है, उद्धव ठाकरे का काम। देखिए बात ऐसी है, एकनाथ शिंदे क्या बोलता है वो गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जो लोग खुद बेईमानी करके दूसरे जगह पर चले गए हैं, वो ईमान की बात करेंगे, कौन सुनेगा उनकी बात। महाराष्ट्र उनकी बातों पर विश्वास नहीं रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है और किसी को लगता है उसके ऊपर राजनीति हो रही है, तो हो रही है। लेकिन क्या शिवाजी को ही लेकर ये क्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा इस बार का? नहीं, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का कभी चुनावी मुद्दा नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल जो हमारी सबसे बड़ी रैली निकाली और जूते मारे सरकार को, उसमें सबसे आगे कौन थे? सबसे आगे थे छत्रपति शाहू महाराज, जो शिवाजी महाराज के वंशज है, राजा है अभी के महाराष्ट्र के, कोल्हापुर के। छत्रपति शाहू महाराज सबसे आगे थे। तो बोलिए ना महाराज को, ये नए हमारे छत्रपति को आज के, आप क्यों जा रहे हो? उनको भी लगता है कि शिवाजी का अपमान हुआ है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया है उस मूर्ति को लेकर, करोड़ों रुपए लग गए, और अब जो है एक पासिंग द बक जिसको कहते हैं कि भाई ठीक है, नेवी के कोर्ट पे बॉल डाल दी गई है कि भाई अब नेवी वाले बताएं, इस तरीके का जो एक पासिंग द बक दिख रहा है। आज अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी कि इतनी बड़ी मूर्ति जो, मैं इंडियन नेवी को दोष नहीं दूंगा। इंडियन नेवी का ये काम नहीं है कि स्टैचू बनाना, स्टैचू का निर्माण करना, स्टैचू की रक्षा करना। ये तो सरकार का जो PWD डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है। सीधी सी बात है, नेवी ने हिमालय के ऊपर स्टैचू खड़े किए। इंडियन नेवी हो या एयरफोर्स हो, हमारा आर्म फोर्स हो, ऐसी ऐसी जगह पर स्मारक और मेमोरियल बनाए हैं, हिमालय के ऊपर। तो उनको एक स्टैचू शिवाजी का पुतला बनाने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये जो कोई जिसने ये पुतला बनाया है, कोई आपटे है, जयदीप आपटे, 4-4, 5-5 साल लगते हैं एक स्टैचू बनाने के लिए। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी हो, इतना आसान नहीं होता एक इतना 30-40 फुट का पुतला बनाना। ये आदमी ने 6 महीने में पुतला बना दिया और ये बने उसका अनावरण कर दिया। 6 महीने में पुतला बनता है किसी का? और जो जहाँ हमारा डायरेक्टर ऑफ कल्चर है, उनकी परमिशन नहीं है उनके पास, सरकार की। एक जो कमेटी होती है, वो कमेटी पुतला को देखती है और मंजूर करती है, हाँ ये पुतला ठीक बना है।
ये मजबूत है, ये पुतला खड़ा रहेगा। लेकिन संजय कुछ जी, आपको क्यों लगता है कि ये जो मूर्ति थी, जो आपने कहा कि सालों लग जाते हैं, लेकिन उस मूर्ति को 6 महीने के अंदर खड़ा कर दिया। क्या ये मोदी जी की जल्दबाजी की वजह से हुआ या फिर एकनाथ नहीं, शिंदे ने कहा होगा मैं नहीं मानता हूँ कि मोदी जी की जल्दबाजी है, ये हमारे यहाँ की सरकार की जल्दबाजी है। ये लोगों ने मोदी जी को कहा होगा ना, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, लोकसभा चुनाव है, आपके हाथों से हम कर देंगे तो महाराष्ट्र में फायदा होगा। ये मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी को इनवाइट किया ये लोगों ने, मोदी जी ने टाइम निकाला, मोदी जी आए। गुनेगार तो यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग हैं उस वक्त के। नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि गुनेगार यहाँ की सरकार है, तो एकनाथ शिंदे ने तो माफी मांगी नहीं। मोदी जी उल्टा आकर माफी मांग के चले गए पालघर में कि भाई मैं अपना सिर नीचे करके और लोगों से माफी मांगता हूँ। ये देखो, माफी में भी राजनीति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने आए हैं। हाँ, विधानसभा की चुनाव है और उनको मालूम है शिवाजी का अपमान यानी महाराष्ट्र का अपमान, महाराष्ट्र का पूरा इमोशन शिवाजी के साथ जुड़ा है, महाराज के साथ जुड़ा है, तो माफी मांग कर फांसी का फंदा निकाल दीजिए। लेकिन ये राज्य की जनता जो है इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। ये चुनाव की राजनीति है, माफी मांगना वगैरह। एक माफी मांगने से ऐसे प्रश्न खत्म होते हैं क्या? नहीं, लेकिन मोदी जी की माफी में भी लोगों को अचंभा होता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी ने माफी मांगी हो। ये पहली बार लोग देख रहे हैं कि मोदी जी माफी मांगने पर मजबूर हो गए। और कई लोगों ने ये भी कहा इसलिए कि कि एरोगेंस जिस प्रकार की गुस्सा, जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में है, पंडित नेहरू को झुकाया है शिवाजी महाराज के विषय में, मोरारजी को माफी मांगनी पड़ी है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिसने शिवाजी महाराज के बारे में गलत कहा, गलत बोला, गलत किया, उनको महाराष्ट्र की माफी मांगनी पड़ी। तो मोदी जी की झाड़ी, मोदी प्रधानमंत्री हो गए लेकिन शिवाजी से ऊपर तो नहीं। लेकिन तो संजय यहाँ जी, के लोग मानेंगे नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, महाराष्ट्र की जनता ये इस मूर्ति वाले इंसिडेंट को बहुत साधारण तरीके से नहीं लेगी और पूरा महाराष्ट्र इसी मुद्दे पर वोट करने वाला है इस बार महाराष्ट्र देखिए, विकास आघाड़ी को? आपको क्या लगता है? बात ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, फिर भी इस राज्य की जनता ये मालवण की घटना को याद रखेगा और अपना निर्णय लेगी, ये मुझे मालूम है। हम ये लेकिन नहीं कहेंगे जनता को कि मूर्ति टूटी है इसलिए हमको वोट दो, ये हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन जनता ये नहीं भूलेगी, वोटर्स लेकिन नहीं आपको भूलेगी। संजय जी, हाँ, लेकिन लगातार महाराष्ट्र की जनता एक तरीके का धोखा देख रही है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को जिस तरीके से तोड़ फोड़ के तितर बितर किया गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो सबने देखा। अब शिवाजी की बात जो आ गई है, शिवाजी की मूर्ति के साथ जो हुआ, क्या कहते हैं कि जब सिर से पानी निकल जाता है, क्या अब वो स्थिति अब महाराष्ट्र में आ गई है बीजेपी के प्रति और महायुति के प्रति? देखिए, बीजेपी का तो महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने वाला है। लोगों के नजर से पूरी तरह से पार्टी उतर गई है। जिस प्रकार की राजनीति 4-5 सालों में ये लोग कर रहा किया है, ये लोगों को रास नहीं आई है। जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा, पवार साहब की पार्टी को, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा है, सिर्फ पैसा है, भ्रष्टाचार है, उससे आप एक इतना बड़ा स्टेट महाराष्ट्र नहीं चला सकते। अब आप खींच रहे हो क्योंकि आपके पास मोदी बैठे हैं, शाह बैठे हैं, सेंट्रल एजेंसी है, पावर है, इसलिए आप खींच रहे हो। लेकिन ये खींचना कब तक चलेगा? लोगों को चुनाव आने दो, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको उनको सबक सिखाना है। और आपने उसका ट्रेलर लोकसभा चुनाव में देखा है कि महाराष्ट्र क्या कर सकता है, महाराष्ट्र का मूड क्या है, आपने देखा है। लेकिन संजय जी, जो शिवाजी की मूर्ति के साथ हुआ, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो राह है वो और ज्यादा आसान हो गई इस एपिसोड के बाद? कई लोग तो ये भी कहने मैं लगे अब तो हमको लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फाइट नहीं, की जरूरत ही। हम ये नहीं कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए चुनाव और राजनीति का मुद्दा नहीं बन सकता, हमेशा हमारे लिए श्रद्धा का विषय रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा चुनावी मुद्दा है, ये हमारा वोट मांगने का मुद्दा है, हम कभी नहीं ये बोलेंगे। धन्यवाद।
लेकिन एक चीज और भी है कि लगातार शिवाजी को तो लेकर बात हो ही रही है, और कभी एकनाथ शिंदे का बयान आता है, कभी उप मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान आ जाता है। ये जो जूता मारो रैली जो हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या कोशिश की गई थी आप लोगों की तरफ से जनता को बताने की? ये सरकार जूते मारने लायक ही है ना। जो सरकार महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का खुलेआम अपमान करती है, मान सम्मान नहीं रखती, तो जूते नहीं मारो तो क्या करे। और ये जूते मारने का आंदोलन महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हुआ है। जब कांग्रेस के जमाने में, जब कांग्रेस की सरकार थी और अंडमान में वीर सावरकर का पुतला का अपमान किया था ये लोगों ने, तब भी बाला साहब ठाकरे जी थे यहाँ। उस वक्त भी सरकार को जूते मारने का आंदोलन हमने किया था। मणिशंकर अय्यर उस वक्त मंत्री थे और ये उसका उनकी वजह, उनकी आदेश से अंडमान में वीर सावरकर का पुतला निकाल दिया था। तो हमने उस वक्त भी यही आंदोलन किया था, ऐसी सरकार को जूते मारना चाहिए। लेकिन इसी जूते मारो पर अजीत पवार का देखने को कि एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मेरे पोस्टरों पर जूते मारने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने आओ, मैं भी देखता हूं। इस तरीके की बातें अजीत पवार ने कही। क्या कहेंगे सर? देखिए, अजीत पवार को तो बारामती की जनता ने लोकसभा चुनाव में जूते मारे ही है ना। बारामती में हार गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। और ये चैलेंज की बात मत किए। आप सत्ता में बैठे हैं, हम सड़क पर हैं, और जो सड़क पर है ना, उनकी ताकत ज्यादा रहती है। आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठने का अनुभव है, हमको सड़क पर खड़े रहकर जूते मारने का पूरा अनुभव है। जो देश का, राज्य का और हमारे इस छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे देवताओं का अपमान करेंगे, उनको जरूर जूते बैठेंगे। कोई उसमें दो, अगर पवार साहब को ये लगता है हमारे दोस्त है एक जमाने के कि मैं जूते खाने लायक हूं, तो उनको जूते मिलेंगे। संजय जी, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी असभ्य चीज थी, जो जूता मारो रैली थी, इस तरीके की बातें शायद विपक्ष क्या को है नहीं। असभ्य? क्या है, क्या असभ्य? क्या राजनीति में संस्कार, सभ्यता, ये चीजें मायने रखती है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति अब चल रही है, कुछ लोगों को यही भाषा समझती है। अब क्या ये अटल जी वाला राजनीति? जमाना नहीं रहा है। नहीं, आपने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि भाई सभ्यता राजनीति में होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस सभ्यता को नहीं समझते हैं तो उनको किसी और भाषा में समझाना पड़ता है, और वही काम विकास अघाड़ी इस समय कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कब ऐसी स्थिति महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने खड़ी कर दी है और जनता ने भी खड़ी कर दी है, जहां पर मोदी जी अब महाराष्ट्र में आने से डरेंगे? क्या वो जनता का सामना कर सकते हैं? अब ठीक है, माफी उन्होंने मांग ली, लेकिन क्या वो जनता का रियल वर्ड्स में, अगर रियल मीनिंग अगर आप पूछे, तो क्या वो जनता का सही मायने में सामना कर सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र से डरा हुआ है। ये बड़ा स्टेट है, उनके हाथ से निकल चुका है। मोदी जी को माफी इसलिए मांगनी पड़ी कि अगर महाराष्ट्र में चिंगारी भड़की तो पूरे देश में लग जाएगी। महाराष्ट्र का इतिहास है। तो चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री, आग से खेलना यानी महाराष्ट्र की इमोशन से खेलना जैसा होता है। तो मोदी जी को ये लगता है कि महाराष्ट्र के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, अगर करेंगे तो उसका नतीजा बुरा होगा। एक और बयान है एकनाथ शिंदे का, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, और वो मैं बयान एकदम एग्जैक्टली पढ़कर सुनाना चाह रही हूँ कि ठाणे में ही एक रैली थी जिसमें वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बोला है कि, उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन दिवाली के बाद पटाखे जलाएगा, जो महायुति के विधानसभा चुनाव जीतने की निश्चितता का संकेत देगा। रविवार को ठाणे में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है और अपने गुरु आनंद दीघे और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। क्या वाकई में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं एकनाथ शिंदे? देखिए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनके साथ
उनके साथ जो लोग गए हैं उसमें से एक भी उनके साथ नहीं रहे। उनको भी मालूम है मैं चुनाव हार रहा हूं, लेकिन आखिर तक लोगों में जोश पैदा करने के लिए इस प्रकार की बातें होती है। मेरा अनुमान है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए 3,000 करोड़ का उनका बजट है। मैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मेरा बयान है। 3,000 करोड़ उसने अलग से रखे हैं चुनाव जीतने के लिए। लोकसभा इलेक्शन में उनको 7 सीटें जो मिली है वो पूरी पैसे की ताकत से मिली, वोट खरीद लिए वो लोगों ने, नहीं, लाखों वोट लेकिन खरीद लिए। ये जो आप इतनी स्ट्रांगली इस बात को कह रहे हैं कि 3,000 करोड़ उनको मिले हुए हैं और चुनाव लड़ने के लिए, ये 3,000 करोड़ कहाँ से आए? क्या ये एमएलए? महाराष्ट्र लूट है ना। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लूट मची है, जिस तरह से महाराष्ट्र लूटा जा रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में जाता है। दिल्ली में सबसे बड़ा हिस्सा जाता है, फिर भी उनके पास हजारों करोड़ राजनीति के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, विधायक, सांसद, पार्षद, सबको खरीदने के लिए, वोटर्स को खरीदने के लिए हजारों करोड़ का ये लोग अब व्यवहार करेंगे। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पैसे का खेल कभी नहीं इतना हो रहा था। महाराष्ट्र एक सुरक्षित राज्य था, एक संस्कारी राज्य था राजनीति में। हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, यशवंतराव चौहान से लेकर बाला साहब ठाकरे जी की और शरद पवार तक। ये जो 3 साल में जो खेल चल रहा है पैसे का, उसमें महाराष्ट्र को बदनाम कर दिया देश में। हमारी ये परंपरा नहीं थी। सिर्फ पैसे की राजनीति है, राजनीति से पैसा, पैसे से फिर राजनीति, फिर पैसा। ये जो चक्र चल रहा है उनको अब तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस जो चक्र में, इसका तो कोई अंत नहीं है संजय जी, लेकिन इस चक्र में विपक्ष अपने आप को कहां पाता है? कैसे आप जीतेंगे फिर जनता को? अगर जनता को इसी तरह से खरीद लिया जाएगा, उनको ब्राइब किया जाएगा, तो फिर विपक्ष की राजनीति का देखिए कुछ लोग खरीदे जा सकते हैं, पूरे स्टेट को आप खरीद नहीं सकते। 11.5 करोड़ जनता है। आपने कोशिश की, फिर भी हमने 31 सीटें लोकसभा की जीती है और कुछ सीटें बहुत नॉर्मल मार्जिन से हारे हैं, और विधानसभा में यही नतीजे रहे। संजय जी, अब एक सवाल आपसे करना है कि जिस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में, कल आपने देखा कि नीतीश राणे का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी रामगिरी जी के खिलाफ कोई अगर कुछ बोलेगा तो मैं मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारूंगा। इस तरीके का जाओ ना, घुसो, क्यों क्यों जाओ ना, घुस और जाइए ना। ये बात करना ठीक है, डरपोक लोग है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, घुसना है तो पाकिस्तान में घुसो, चाइना में घुसो, जहां घुसने की जरूरत है उनके नेता को, मोदी जी को, वहां जरूर। जम्मू कश्मीर में आज हमला हुआ है, 2 जवान शहीद हो गए, वहां घुसो। यहाँ बैठकर पुलिस सिक्योरिटी में स्टेज से बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उस सिक्योरिटी में घर में सोएंगे, बैठेंगे। ये क्या राजनीति यार? किसको धमका रहे हो भाई? बच्चे हैं आप राजनीति में, चलो। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको पूरा एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो एक माहौल है वो क्रिएट भारतीय जनता पार्टी और ये लोग हैं, वो यहाँ दंगे भड़काना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने ये तय किया है, किसी भी हालत में हमें झांसे में नहीं फंसेंगे, दंगे नहीं होंगे महाराष्ट्र में, नहीं होंगे। लोकसभा में बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, हार गए। और विधानसभा में ये फ्रस्ट्रेशन है उनको कि इतनी आग उगलने के बाद भी कोई दंगा नहीं हो रहा। सर, ये जो स्वामी रामगिरी जी महाराज जैसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है, या मैंने नाम पहली बार सुना है, ये नाम मैंने पहली बार सुना है, ये स्वामी का, मुझे मालूम नहीं। इसको किसकी शय है? और उन्हीं की वजह से देश में अलग अलग जगह पर पूरे देश में ऐसे स्वामी बाबा को पकड़कर हिंदुत्व का प्रचार अगर कोई करना चाहता है तो हमारे महान हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। जो सीट शेयरिंग की जो टॉक्स हैं और जो सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, सर, वो कब तक फाइनल होगी? ये सुनने में आ रहा है कि कुछ खींचतान चल रही है, क्योंकि एनसीपी कोई खींचतान नहीं है। बात ठीक से चल रही है। और गणपति के बाद त्योहार होता है, गणपति बड़ा, तो यहाँ उस वक्त कोई राजनीति नहीं होती। गणपति के बाद ये पूरी बात खत्म हो जाएगी।
तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर भी इसी तरीके से खींचतान मची हुई है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि उसको 60 सीटें चाहिए और उनके कैंप में क्या क्या कुछ चल रहा है, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। पता चलता है, लेकिन लगता है कि अजित पवार हो या ये एकनाथ शिंदे वाला गुट हो, उनको ज्यादा सीटें वो लोग नहीं दे सकते। बीजेपी 160 सीट पर लड़ना चाहते, 160। जो बाकी जो 120 सीट है वो दोनों में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लेकिन मान इतना लीजिए, आसान नहीं है सीट का बंटवारा, उनको सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। अगर जैसा आपने कहा कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे वापस आना चाहते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में, तो क्या पार्टी उनको लेने के लिए तैयार रहेगी? दरवाजा बंद है पूरी तरह से, कोई जरूरत नहीं है। क्या है, संघर्ष किया है, पार्टी बचाई है, पार्टी बढ़ाई है उनके सिवाय, तो ऐसे गद्दार लोगों को लेकर क्या फायदा है। हमारा केडर जो है हमको जूते मारेगा। संजय जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी मोदी जी के संदर्भ में, क्योंकि जो मोदी जी की माफी थी वो एक बड़ा हेडलाइन बन गया था। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कभी माफी नहीं मांगी। कई लोगों ने कहा कि उस माफी में भी एरोगेंस दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि जबरन उनके पीआर मैनेजर्स ने उनको बोला कि भाई आप महाराष्ट्र जाओ, वरना अगर माफी आप नहीं मांगेंगे तो चीजें उल्टी हो सकती हैं। मोदी जी की इस माफी पर अंत में क्या कहेंगे? एरोगेंस, मजबूरी, जो आपने कहा एरोगेंस दिखता है, मजबूरी है। और जिस तरह से पूरे देश में लोकसभा का जो चुनाव का जो नतीजे आए हैं, तो वो तो साफ है ना, देश आपके खिलाफ है। अब आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। आपको आप वो पहले वाली सरकार और पहले वाली मोदी नहीं चलेगी, मोदी को बदलना पड़ेगा। मोदी बदल गए। और आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता जो भी बची खुची साख है मोदी जी की, वो अब इस बार अब खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद? देखिए, महाराष्ट्र में मोदी का जलवा नहीं चलेगा, खत्म हो गया। नहीं चलेगा, तो अगर खत्म हो गया। महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और मोदी का जलवा खत्म हो गया है, तो फिर जलवा बचा क्या? अगर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जलवा ही क्या है, फिर उनका क्या होगा फिर? आप देखो चुनाव के बाद देश में क्या होता है, आपको पता चलेगा। आप देखो देश में क्या होता है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। हरियाणा उल्टा पुल्टा, और यानी कि महाराष्ट्र मोदी जी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे? में आप देखिए, डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ऑन जी। थैंक यू, थैंक यू।